गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले एक चीज को सुनो कि क्या होता है ना कि हमारे यहां महंगाई को और मंदी को, महंगाई यानी इन्फ्लेशन और मंदी यानी डिफ्लेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए दो अलग अलग संस्था, दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन काम करता है अपने यहां भारत में। ठीक है, वो दो अलग अलग इंस्टीट्यूशन क्या सब है? एक है हमारा आरबीआई और दूसरा है गवर्नमेंट। ठीक है, आरबीआई कंट्रोल करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई किस लिए करता है? ताकि वो महंगाई को और मंदी को यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट इसको करेगा, किसको? महंगाई और मंदी को अगर कंट्रोल करने का कोशिश कौन करेगा? गवर्नमेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट किस चीज को अपनाता है? फिस्कल पॉलिसी को। किसको? फिस्कल पॉलिसी, या फिर इसको हम लोग बजटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। महंगाई हम लोग कब बोलेंगे? जब लोगों का डिमांड ज्यादा होगा। लोगों का डिमांड ज्यादा होगा। लोगों का डिमांड क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा होगा। यानी इकोनॉमी में अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो लोग उस पैसा को खर्च करने के लिए मार्केट जाएगा, और मार्केट जाने से यहां क्या, इस बात को समझना होगा हम लोगों को थोड़ा। ठीक है, कि फुलर यूटिलाइजेशन से ज्यादा, किस चीज से ज्यादा? फुलर यूटिलाइजेशन से ज्यादा। किस चीज का फुलर यूटिलाइजेशन? तो जब हमारे पास जो रिसोर्सेस है, हमारे लोग जो काम करते हैं, ठीक है, अगर उतना काम करने के मतलब पूरे हम लोग सारे चीजों को अगर यूटिलाइज कर लें, उसके बाद कुछ ना कुछ मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ेगा, उसके बाद भी अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो महंगाई बढ़ेगा। फुलर यूटिलाइजेशन के बाद अगर हमारा क्या बढ़ जाता है? डिमांड, तो उस टाइम में क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, और इस महंगाई को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आरबीआई का और गवर्नमेंट का। आरबीआई अगर कोशिश करेगा इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तो इसको हम लोग, इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी। अब जब गवर्नमेंट इस चीज को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा तो फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी। ठीक है, इतना चलो। इसके बाद वाला, और अभी ये हो गया महंगाई के लिए। ठीक है, अब मंदी का समय। मंदी का समय उस समय को बोलते हैं, यानी डिफ्लेशन और डिप्रेशन पीरियड हम लोग उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम बोलते हैं ना हम लोग मार्केट में तेजी है, मार्केट में तेजी का समय। तेजी का समय कब होता है? जब लगन वाला टाइम हो ना, या कोई पर्व त्योहार वाला टाइम हो, एकदम खचाखच मार्केट भरा हुआ रहेगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। ठीक है, खर्च करने के लिए लोग पहुंचते हैं। अभी दूसरा वाला पीरियड कौन सा? मंदी। मंदी का समय कब होगा? जब लोगों के पास पैसा कम होगा। लोगों के पास पैसा अगर कम होगा तो वो मार्केट कम जाएगा ना खर्च करने के लिए। क्या अगर मार्केट में वो खर्च करने के लिए नहीं जा रहा है तो देखना कि मंदी को कंट्रोल क्यों करे। मान के चलो कि लोगों के पास पैसा नहीं है, मान लो बस लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो जैसे तैसे तो अपना जीवन यापन कर ही रहा है ना। गवर्नमेंट और आरबीआई को इससे क्या क्या लेना देना? मान लो मात्र कर रहे हो। आरबीआई को मतलब इस वजह से है क्योंकि हमारा जो देश चलता है ना वो सरकारी नौकरी वाले से ज्यादा किससे? प्राइवेट सेक्टर से, प्रोड्यूसर सेक्टर से, इंडस्ट्रीज से, क्योंकि वो लोग टैक्स ज्यादा पे करता है। ठीक है, किसके कंपेयर में? गवर्नमेंट जॉब वाले के कंपेयर में। ठीक है, या पब्लिक सेक्टर के कंपेयर में। ठीक है, अब देखो कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इनकम नहीं होगा। अगर हम पढ़ाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे तो कमाएंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं कमाएंगे, अगर नहीं कमाएंगे तो मेरा डिमांड नहीं होगा, अगर डिमांड नहीं होगा तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। सोचो, जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है अगर उसके पास डिमांड नहीं आया तो वो प्रोडक्शन के लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। अगर प्रोडक्शन के लेवल को कम करेगा इसका मतलब है कि उसके यहां जो लोग काम कर रहे हैं उसको वो काम पर से हटाएगा, क्योंकि उसको प्रोडक्शन को क्या करना है? कम करना है। तो काम पर से लोगों को क्या कर देगा? हटा देगा। लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा क्योंकि वो कमा नहीं रहा है, उसके पास पैसा कम है, वो कमा नहीं रहा है, इस डिमांड कम हो रहा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो और रुपए पैसे की कमी हो तो जान रहे हो वो सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी गवर्नमेंट के फेल्योर होने का या किसी भी गवर्नमेंट के सक्सेस ना करने का। इस वजह से हम लोग अब आगे जब देखेंगे गवर्नमेंट बजट को तो इसमें गवर्नमेंट का दो अलग अलग मोटिव होता है। पहला मोटिव क्या है? महंगाई को कंट्रोल करना। दूसरा मोटिव क्या है? मंदी को कंट्रोल करना। मंदी को कंट्रोल करने से क्या होगा भाई? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड
बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। अगर प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि डिमांड बढ़ा तो प्रोड्यूसर सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इससे फिर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा मतलब रोजगार बढ़ा। अगर रोजगार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो इसका मतलब है कि करप्शन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट हो जाने से। चलो फिर देखो और क्या होगा। जो प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी बढ़ता है। प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होगा? अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। किस चीज की उपलब्धता? गुड्स और सर्विसेज की। हम नहीं पढ़ाते, अगर हम नहीं पढ़ाते तो यहाँ ढेर सारे बच्चों को कॉमर्स का कोचिंग का नहीं मिल पाता नहीं। अब देखो, अगर सारे कॉमर्स वाले लोग जो भी पढ़ा रहे हैं अगर वो सारे अगर बंद कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है? लोगों के लिए जो अवेलेबल गुड्स और सर्विसेज है, मतलब सर्विसेज कॉमर्स के कोचिंग के से रिलेटेड, वो खत्म हो जाएगा ना, अवेलेबिलिटी घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गुड्स और सर्विसेज का अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा ना। अगर अवेलेबल होता है वो चीजें तो वो हम लोगों के लाइफ स्टाइल को बढ़ाता है ना, हम लोगों का लाइफ स्टाइल जो होगा वो इंप्रूव करेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है किन दो चीजों को? मंदी को भी और महंगाई को भी, इन्फ्लेशन को भी और डिफ्लेशन को भी। हम लोग हमारे इस चैप्टर में अभी इन चीजों को पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करता है, किन चीजों के थ्रू कंट्रोल करता है, किस चीज को? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। गवर्नमेंट जो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को, वो किस चीज के थ्रू करता है? बजट बनाकर। अब ये बजट क्या है भाई? तो बजट एक प्रकार का फोरकास्टिंग है, एस्टिमेशन है, अनुमान है। ठीक है, किस चीज का अनुमान है? कि अगले एक साल में हम लोग क्या सब करेंगे, अगले एक साल में हम लोग क्या सब करेंगे और पिछले एक साल में हम लोगों ने क्या सब किया। अब एक बात को देखना, यहां से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट का जो खर्च होता है, गवर्नमेंट का जो खर्च होगा वो पैसा कहां पे आ जाएगा? इकोनॉमी में। गवर्नमेंट जो खर्च करेगा वो पैसा कहां पर आएगा? इकोनॉमी में। इकोनॉमी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था, यानी देश में वो पैसा फिर आ जाएगा, लोगों के पास वो पैसा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, मान लो रोड बनवा रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, क्या बनवा रहा है? रोड बनवा रहा है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से रोड बनवाने से मोदी जी खुद से तो चिट्टा उठा के आएंगे नहीं काम करने के लिए, तो यहाँ के लोग लेबर लोग काम करेंगे नहीं, तो लेबर लोगों का इनकम बढ़ेगा। लेबर लोगों का इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर उसके डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा देगा ना। इस तरीके से ये पूरा चेन काम करता है। थोड़ा सा हम बता रहे हैं, February 1st is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget of government for its approval by the parliament। ना किस चीज के लिए? अप्रूवल के लिए। द बजट अनफोल्ड्स, यानी इसमें दो चीज के बारे में बहुत मतलब लिखा हुआ, दो चीज पर ध्यान रहता है। द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, ना पिछले एक साल का जो परफॉर्मेंस रहा उस पर फोकस होगा। फिर दूसरा चीज क्या है? द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अगले एक साल का हमारा क्या प्रोग्राम और हमारा क्या पॉलिसीज होगा उस पर फोकस होता है। यानी ये दो चीज बजट में हम लोग दिखाते हैं। अब जो हमारा ज्यादा ध्यान होगा वो किस चीज पर होगा? अगले एक साल पर, और कम हम लोग सिर्फ परफॉर्मेंस दिखा देंगे अपना पिछले एक साल का। ठीक है, अब इसमें इस गवर्नमेंट बजट का दो अलग अलग टाइप का एस्पेक्ट होगा, यानी कि पक्ष होगा। एक है हमारा रेवेन्यू एस्पेक्ट और दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, सी इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके गवर्नमेंट जो है वो महंगाई और मंदी को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। किन चीजों के थ्रू? गवर्नमेंट अपने इनकम और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू। ठीक है, यानी बजट के थ्रू। इनकम एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट का जो इनकम एक्सपेंडिचर होगा वो किस चीज में होता है? बजट में। चलो सुनो, ऑन द रेवेन्यू साइड the budgetary policy reveals expected receipts of the government, on the expenditure side the reveals expected expenditure of the government। यानी हमारा जो रेवेन्यू साइड होगा बजट का वो गवर्नमेंट के इनकम को दिखाएगा और जो एक्सपेंडिचर साइड होगा वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को दिखाएगा, खर्चा को दिखाएगा। इट इज by managing the budgetary revenue and budgetary expenditure that the government tries to achieve growth and stability। अब यहां इस बात को हम लोगों को समझना है कि गवर्नमेंट का दो अलग अलग फोकस होता है, दो अलग अलग फोकस होता है। किस चीज पर? बजट को बनाकर गवर्नमेंट दो चीजों को करने का कोशिश करता है। एक चीज क्या है? स्टेबिलिटी, और दूसरा चीज क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ कहने का मतलब होता है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होना। Thus, government budget is a statement of expected receipts and expected expenditure of the government for the financial year to come। ना, यानी अगला एक साल जो आने वाला है उसमें गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेड, अनुमानित रिसिप्ट
और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर यानी कि अनुमानित एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग दिखाते हैं। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, महंगाई और मंदी को कंट्रोल करके रखना, हमेशा स्टेबिलिटी बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी गवर्नमेंट बजट बनाने का क्या सब उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ समझ रहे हो, जीडीपी ग्रोथ करने का मतलब क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज के अवेलेबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, इस बारे में हम एक लाइन यहां पे बोल दें कि जीडीपी ग्रोथ इज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी, यानी सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होगा किस चीज का, बजटरी पॉलिसी का, यानी बजट का। वो क्या है, जीडीपी को बढ़ाना, जीडीपी ग्रोथ। इट इज अचीव्ड इन टू वेज, दो तरीके से हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, किस चीज के थ्रू, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे। कौन, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इन्वेस्टिंग, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, गवर्नमेंट अपना खुद कोई इंडस्ट्रीज लगा देगा। ठीक है, गवर्नमेंट अपना खुद का कोई इंडस्ट्री लगा देगा। अगर गवर्नमेंट का इंडस्ट्री लगा, तो इंडस्ट्रीज मतलब प्रोडक्शन, क्या, और अगर प्रोडक्शन होगा तो फिर जीडीपी का ग्रोथ होगा। ठीक है, एक चीज हुआ गवर्नमेंट का खुद का इंडस्ट्रीज। दूसरा क्या है, बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टैक्स रिबेट्स एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट क्या देगा, जो प्राइवेट पर्सन है उनको क्या देगा, टैक्स में रिबेट यानी टैक्स में छूट या फिर सब्सिडीज। सेकेंड बताया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन ए मैनर सच दैट देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, यानी इसके रिसोर्सेस का, जो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेस है उसका एलोकेशन इस तरीके से हो ताकि दो चीज हो। वो दो चीज क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर कौन करेगा, गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रीज है या गवर्नमेंट सेक्टर जितना सारा है वो सोशल वेलफेयर के लिए चलता है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए चलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा कल पढ़े हुए थे। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में वो क्या था कि हमारा जो डिमांड और सप्लाई फोर्स है वो बोलता है कि पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, पब्लिक गुड्स का प्रोडक्शन कम हो। पब्लिक गुड्स हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे गन था, पुलिस वाले के पास जो गन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्चा होता है उस सबको हम लोग पब्लिक गुड्स बोलते हैं। कल बता रहे थे कि बॉर्डर पर जो फेंसिंग किया गया है, ठीक है, वो हमारा पब्लिक गुड्स होता है। वो फेंसिंग या पुलिस वाले के पास जो गन है वो हम लोग सारे यूज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे वांट्स को वो सेटिस्फाई करता है ना, पीस मेंटेन करने में, शांति को बनाए रखने के लिए उन चीजों की जरूरत होती है क्या, तो इनडायरेक्टली हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज थ्रू बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स दैट दीज गुड्स आर सफिशिएंटली प्रोवाइडेड टू द पीपल ना, यानी लोगों को आसानी से या जितना जरूरत है उतना प्रोवाइड किया जाता है। किस चीज के थ्रू, बजटरी पॉलिसी के थ्रू। इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या होगा, हम लोग जान रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले भी हम बता रहे थे तुम लोगों को कि अपने यहां चलता है प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन सा, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि इनकम जितना ज्यादा बढ़ेगा टैक्स रेट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा ना। अब टैक्स रेट अगर बढ़ेगा तो हम लोग उस अमीर आदमी से ना, जिसका इनकम ज्यादा वो अमीर आदमी, क्या, तो अमीर आदमी से हम लोग टैक्स के रूप में पैसा लेते हैं, और उसी टैक्स का कौन लेता है, गवर्नमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट उसी पैसे को वापस वो गरीब लोगों को दे देता है, क्या बोलकर, जैसे डिफरेंट टाइप का सब्सिडीज, डिफरेंट, अब जैसे टैक्स में एग्जेम्प्ट करके छूट देकर, ठीक है, एलपीजी का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, बीपीएल में अनाज दे देगा। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो इनकम है उसको गरीब लोगों तक वापस ले जाना, ताकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है अमीर और गरीब के बीच में उसको कम किया जा सके। इसके बाद वाला है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ को भी हम कल बताए हुए थे तुम लोगों को। तो उस एरिया के बारे में पता करना जहां का डेवलपमेंट क्या हुआ है, कम हुआ है, उस एरिया में गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्रीज लगा देगा, उस एरिया में गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्रीज लगाएगा, स्पेशली उस एरिया के लिए वहां का क्या हो जाना, टैक्स में छूट दे देना, ठीक है, सब्सिडीज बढ़ा देना उस एरिया के लिए। इसके बाद वाला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जॉब का वैकेंसी निकाल के, और दूसरा वाला गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्रीज लगाकर। ठीक है, थोड़ा सा जैसे मनरेगा तो जान ही रहे हो, ठीक है। Budgetary provisions are made for schemes like मनरेगा offering employment to poorer sections of the society। गाँव में तो कल बताए थे ना, वो लुंगी आधा घुटना तक उठा के तौलिया रख लिए, एगो छिट्टा और हाथ में कुदाल, ठीक है, और फोटो क्लिक करवा लिए कि हम लोग लेबर हैं, जॉब कार्ड बन गया, बस साल में 100 दिन का पैसा मिल जाता है उसका, चाहे काम हो नहीं हो।
काम कर रहे हैं हम लोग 365 दिन दिल्ली में रह के, लेकिन पैसा तो मिल जाता है उसका, लेबर कार्ड का। चलो इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। वही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताए थे जिसमें कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करना होता है। किसका काम है ये चीज? गवर्नमेंट का भी और आरबीआई का भी। बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन ना, यानी बजट जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एक काम क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। किस चीज के थ्रू? बजट बनाकर या बजटरी पॉलिसी के थ्रू। बाय डूइंग इट द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस काम को करके गवर्नमेंट क्या करने का कोशिश करता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने का। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के बजट में किन चीजों को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ द बजट में और कंपोनेंट ऑफ द बजट। इसमें हम लोग दो चीज को लेते हैं, बजट रिसीप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट का जो रिसीप्ट है उसमें हम लोग गवर्नमेंट का जो भी इनकम हुआ एक साल का, गवर्नमेंट जो भी पैसा कमाया उसको हम लोग रखेंगे किस चीज में? बजट रिसीप्ट में। और एक साल के अंदर गवर्नमेंट का जितना सारा अगले एक साल में जितना सारा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उन सभी को हम लोग दिखाते हैं। अब सबसे पहले क्या है? बजट रिसीप्ट। Budget receipts refer to estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year। यानी एक साल के अंदर गवर्नमेंट जितना सारा पैसा कमाएगा अलग अलग सोर्सेस से, उन सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट रिसीप्ट। अब जो हमारा बजट रिसीप्ट है ये दो टाइप का होता है। बजट रिसीप्ट दो टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीप्ट। अब ये रिवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? तो रिवेन्यू रिसीप्ट हम लोग उस रिसीप्ट को बोलेंगे जिसमें ना तो एसेट घटता है और ना ही लायबिलिटीज बढ़ता है। हम लोग पहले इस बात को समझ लिए, ठीक है। हम आगे वाले पे चले जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप का हो सकता है, चलो इसमें थोड़ा सा हम लोग पहले देख लेते हैं। रिवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसीप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड एज वेल डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो लायबिलिटीज बढ़ेगा और ना ही एसेट घटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। टैक्स रिसीप्ट। टैक्स रिसीप्ट दो टाइप का था, एक तो टैक्सेस वाला था, मतलब रिवेन्यू रिसीप्ट दो टाइप का है, एक में टैक्स रिसीप्ट को लेते हैं और दूसरे में नॉन टैक्स रिसीप्ट को लेते हैं। तो टैक्स रिसीप्ट हमारा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे इनकम टैक्स मिलना, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो हमारा नॉन टैक्स रिसीप्ट है उसमें हम लोग लिए फी, स्ट्रीट, फाइन्स, स्पेशल असेसमेंट, इसके बाद इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G, और इसके बाद ग्रांट्स और डोनेशंस। टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड्स, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट, ठीक है। अलग अलग लोग लगाता कौन है? गवर्नमेंट। किस पर? या तो इंस्टीट्यूशंस पर, पब्लिक पर, ठीक है, या फर्म्स पर, अलग अलग चीजों पर, लेकिन लगाता कौन है? गवर्नमेंट। वसूलता कौन है? गवर्नमेंट। अब आगे है टाइप ऑफ टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्सेस में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रोग्रेसिव टैक्स है और एक रिग्रेसिव टैक्स है। कौन कौन सा? प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। अपने यहां जो चल रहा है वो कौन सा है? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होगा? इनकम लोगों का बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स में क्या है? इनकम कितना भी हो लेकिन टैक्स रेट हमेशा इक्वल होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स अपने यहां चलता है जिसमें अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स के रूप में देना पड़ता है, ठीक है, और गरीब लोगों पर टैक्स का बर्डन कम होता है। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि गरीब लोगों पर ज्यादा बर्डन होगा और अमीर लोगों पर कम बर्डन होगा। क्योंकि आगे क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स और वैट एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, ठीक है। ये स्पेसिफिक टैक्सेस क्या है और वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, ठीक है। इस बारे में हम लोग सबसे पहले लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी भी बोलते हैं आजकल, ठीक है। जीएसटी भी एक वैल्यू एडेड टैक्स ही है, जिसमें क्या होता है? जितना हम लोग ऐड करेंगे अलग से वैल्यू, उस पर हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है। वैल्यू एडेड टैक्स is an indirect tax which is imposed on value added at the various stages of production. Value added refers to the difference between value of output and value of intermediate consumption. यही अभी हम बोल रहे थे कि हम कितने में, जितना में हम खरीदे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, और जितना में हम लोग सेल किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स कहने का मतलब होता है जब हम लोग टैक्स लगाते हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग, उसमें कितना यूनिट है,
इस अकॉर्डिंग लगाते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स। अब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को बोलते हैं जिसका कि टैक्स बर्डन हम लोग किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। टैक्स बर्डन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो टैक्स बर्डन होता है वो किसी दूसरे पर ट्रांसफर किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, इस सबको हम लोग दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर कमाएंगे हम तो टैक्स भी देना पड़ेगा हम ही को, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि जीएसटी, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जितना बार सेल होता है उतना बार टैक्स लगता है, और सबसे आखिरी में जो टोटल अभी तक टैक्स दिया गया था वो सारा टैक्स जोड़कर लग जाता है किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। तो जितना बार वो चीज सेल हुआ उतना बार टैक्स लगा, लेकिन फाइनली जो सबसे आखिरी वाला टैक्स होगा वो टैक्स बर्डन कहां ट्रांसफर होता जा रहा है, कंज्यूमर पर, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद हम लोग आते हैं नॉन टैक्स रिसीप्ट्स पर। गवर्नमेंट का दोनों इनकम है ना, टैक्स से रिलेटेड भी इनकम होता है गवर्नमेंट का, और जो टैक्स नहीं है वो भी ऐसा भी कुछ इनकम होता है। जैसे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या लेता है, अपना फीस। अब अलग अलग चीजों का डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं, आवासीय तुम लोग सुना होगा ना, रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट हम लोग बनवाने जाते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट अपना फीस लेता है। फीस के बाद वाला है फाइन्स। यहाँ फाइन कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों पर लगाया जाता है ना, पनिशमेंट के रूप में हम लोगों से वसूला जाता है। अब जैसे मान के चलो हम लोग हेलमेट नहीं पहने हुए हैं ना, तो यहाँ पर लगाया जाता है फाइन, ठीक है। हमारे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, अलग अलग चीजों का फाइन होता है, ठीक है। हम छोटा मोटा जो बोल रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम्पल में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो फाइन लगता है वो किस लिए, रूल को ब्रेक करने के लिए, रूल को तोड़ने के लिए। फाइन्स आर दोज पेमेंट्स व्हिच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट ना, जो किसके लिए बना हुआ है, कानून तोड़ने वालों के लिए। अब बनाया कौन, गवर्नमेंट, लेता है फाइन, ठीक है। चलो इसका ताकि वो रिस्पेक्टफुल रहे आगे से लॉ के प्रति ना। इसके बाद वाला दूसरा क्या है, स्टेट। स्टेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि रेफर टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट व्हिच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट ए लीगल हेयर दैट आर नो क्लेमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर मान लो किसी के परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और कोई उस प्रॉपर्टी पर क्लेम करने वाला भी नहीं है कि वो मेरा प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी किसका हो जाता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए इनकम है, ठीक है। चलो इसके बाद वाला है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है, हमारा कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के बगल में गवर्नमेंट का कुछ ऐसा काम हो गया जिसके वजह से तुम्हारे प्रॉपर्टी का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी पर हम लोगों को अलग से टैक्स देना पड़ता है। अभी जैसे देखो हम लोगों का जमीन है बिना रोड वाला, तो उसका ये टैक्स रेट अलग होता है। गवर्नमेंट का हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएंगे, उसका टैक्स रेट अलग होगा, ठीक है। और जो रोड वाला जमीन होगा तो उसका अलग होगा। या ड्रेनेज हो जाना, नाला बना देना था, ठीक है, ऐसा कोई भी सिस्टम। इसके बाद हाँ बिल्कुल, इसके बाद है इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी से गवर्नमेंट का जो इनकम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। इसके बाद है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G और 3G। अब आगे है ग्रांट्स और डोनेशन, गवर्नमेंट को मिलने वाला दान और अनुदान, ठीक है। तो इतना सारा टाइप का गवर्नमेंट का क्या है, इनडायरेक्ट, इतना सारा टाइप का नहीं गिफ्ट नहीं, यहाँ ग्रांट और डोनेशन से, हाँ गिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ गिफ्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ ये कहने का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को मिला हुआ दान या गिफ्ट बोल दो या अनुदान बोलो, लोगों से मिले या किसी दूसरे कंट्री से मिले, ठीक है। हाँ ये सब नॉन टैक्स रिसीप्ट्स में आता है। इसके बाद वाला है कैपिटल रिसीप्ट्स। इतना सारा टाइप का था रेवेन्यू रिसीप्ट, अब क्या है, कैपिटल रिसीप्ट। अब कैपिटल रिसीप्ट कहने का मतलब ऐसा रिसीप्ट जिसमें या तो एसेट घट जाए या लायबिलिटीज बढ़ जाए। जैसे लोन ले लिए हम लोग, ठीक है, या जिसको लोन दिए हुए थे वो रिपेमेंट कर दिया, जिस किसी को लोन दिए हुए थे वो रिपेमेंट कर दिया। रिपेमेंट ऑफ लोन से एसेट घट जाता है, ठीक है। या अभी देखो सेंट्रल बैंक अभी तक पब्लिक सेक्टर में है, इसको हम लोग सेल कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर में बना देंगे, तो इसको हम लोग गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीप्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पहले हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी था वो गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू चलता था, अभी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू चलता है, तो भाई जो खरीदेगा वो तो पैसा देगा ना, तो इस इनकम को हम लोग गवर्नमेंट का कौन सा इनकम बोलेंगे, कैपिटल रिसीप्ट बोलेंगे, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट लोन ले ले कहीं से जिसके वजह से लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाता है, चाहे किसी दूसरे कंट्री से ही सही, गवर्नमेंट का कौन सा रिसीप्ट होगा, कैपिटल रिसीप्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कैपिटल रिसीप्ट है वो 3 टाइप का हो रहा है, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज और अदर रिसीप्ट्स, ठीक है।
सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन, हम तुरंत बताए थे कि अगर हम किसी को लोन दिए हुए हैं और वो लोन का पैसा हमको वापस दे दिया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीव। दूसरा वाला क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग मतलब होता है ऋण लेना, लोन लेना, ठीक है। इस बारे में है व्हाइल लेंडिंग क्रिएट एसेट्स, बोरोइंग क्रिएट्स लायबिलिटीज, ठीक है। अगर हम लोग किसी दूसरे को लोन देंगे तो हमारा एसेट इंक्रीज होगा, और अगर हम लोग लोन लेंगे तो हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें है गवर्नमेंट जो लोन लेगा, इट में बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम, यानी गवर्नमेंट कहां से लोन ले सकता है। फर्स्ट है द जनरल पब्लिक, हम लोगों से। बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर कॉल्ड मार्केट बोरोइंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट बोरोइंग। सेकेंड वाला क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से लोन ले सकता है गवर्नमेंट। और तीसरा वाला क्या है, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहां से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेना, ठीक है। इसके बाद वाला अदर रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट का और भी कुछ टाइप का रिसिप्ट हो सकता है। क्या सब है, दिस इंक्लूड्स आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, इट इज द अपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने से हमारा एसेट इंक्रीज होता है और डिसइन्वेस्टमेंट से हमारा एसेट डिक्रीज होता है। इसी डिसइन्वेस्टमेंट में हम तुम लोगों को बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल बैंक को सेल करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाना। क्या कर दिया जाना, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाना। तो प्राइवेटाइजेशन जो होगा वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, किस चीज का, डिसइन्वेस्टमेंट का, ठीक है। इससे गवर्नमेंट का एसेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलो।